हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारी दूसरी क्लास है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को लेकर। पहली क्लास में हमने चार्ज को समझा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में समझा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है भौतिकी की किस ब्रांच को कहते हैं और चार्ज क्या है, चार्ज किस तरीके से डेवलप होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, चार्ज में जो मास होता है और वो पार्टिकल्स जिनके अंदर मास नहीं होते। फिर एटम्स के कुछ और हमने छोटे पार्टिकल्स को लेकर बात करी, कणों को लेकर बात करी। आज हम जो है हमारी क्लास 2 है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इसको और समझते हैं और इन बातों पे और ज्यादा चर्चा करते हैं। तो आज की जो शुरुआत करने वाले हैं, आज हम जो जिस टॉपिक से अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं वो है मिल्किन्स ऑयल एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मिल्किन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, यानी तेल की बूंद का प्रयोग किया। एंड इननंबरेबल अदर एक्सपेरिमेंट्स हैव एस्टैब्लिश्ड दैट, और ऐसे अनगिनत अन्य प्रयोग किए गए जिन्होंने स्थापित किया द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बताया कि जो सबसे कम आवेश है या जो सबसे छोटा आवेश जो इस प्रकृति में, जो इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है वो है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश इस पूरे ब्रह्मांड और प्रकृति में सबसे छोटे आवेश को कहा जाता है। तो ये किसके द्वारा पता चला? ये हमें मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा, और इसके साथ साथ जो बहुत सारे और जो एक्सपेरिमेंट हुए उनकी मदद से हमें पता चला। इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन equals to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb is taken as an elementary unit, that is quanta of charge, and is denoted by E, the charge of an body will be some integral multiple of E। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है, जो आपने क्वांटाइजेशन कंडीशन पढ़ी थी डिस्क्रीट फॉर्म में, चार्ज को आप कैसे लिखते हो 1e 2e 4e, तो कहने का मतलब है कि यानी इलेक्ट्रॉन का एक आरोप जो है, यानी इलेक्ट्रॉन की हम एक चार्ज को बात करें, आवेश को बात करें, तो उसकी जो मात्रा है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यदि इस मात्रा को, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को हम एक मौलिक इकाई के रूप में मान लिया जाता है, अर्थात आरोप की क्वांटम, और इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। यानी इसको हम क्या मान के चल रहे हैं? क्वांटम। और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, किसके द्वारा लिखा? ई द्वारा इसे सूचित किया। तो किसी भी शरीर पर आरोप ई का कुछ पूर्णांक जो है गुणजक होता है। यानी इसका मतलब है कि जब भी हम किसी शरीर के ऊपर चार्ज की मात्रा को नापेंगे तो वो n इंटू ई के रूप में लिखा जाएगा। या तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस के रूप में लिखा जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस के रूप में, जैसे -1e 2e 3e 4e 10e 100e 1000e। वहीं अगर हम प्लस की मात्रा मिलेगी तो +1e 2e 3e 100e 500e 1000e। तो इस तरीके से प्लस और माइनस के रूप में चार्ज को लिखा जाएगा। चार्ज इन अ बॉडी कैन नेवर बी 2/3e। तो यानी हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल और डेसिमल फॉर्म में कभी भी कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज एक डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। ये जैसे हमने फोटोन को लेकर चर्चा करी, चार्ज को लेकर भी वही चीज जो है माननीय है कि चार्ज डिस्क्रीट फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ये आपकी बेसिक बातें हैं। इन फिजिक्स अपार्ट फ्रॉम चार्ज, अगर हम भौतिकी में चार्ज के अलावा किसी और दूसरी चीज पर बात करें, मास, एनर्जी and angular momentum are other physical quantities which are quantized। तो द्रव्यमान हो गया, चार्ज ऊर्जा हो गया, और कोणीय संवेग हो गया, यह अन्य भौतिक मात्राएं हैं जो क्वांटमीकृत होती हैं, या फिर हम बात करें जैसे कि फोटोन भी। The quantization of energy and angular momentum are represented by the relation। अगर हम बात करें ऊर्जा और कोणीय संवेग की क्वांटमीकृत की निम्न संबंधों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। n इक्वल्स टू ई एच न्यू, आपने पढ़ा होगा एच न्यू, एच के बाद आपने लिख दिया ई एन, तो ये क्वांटाइजेशन कंडीशन। n क्या होगा? 1 2 3 4 और नेचुरल नंबर। ये एंगुलर मोमेंटम हो गया NH/2π, ये भी हो गया आपका नेचुरल नंबर n। और इसके चार्ज को कैसे लिख दिया? Q इक्वल्स टू NE। Recently, it has been discovered that elementary particles such as proton, neutron are composed of quarks having charge ±1/3e and ±2/3e respectively। तो हाल ही में हमें पता चला है कि जो चार्ज है, जो हाल ही में जो खोजी गई, एक्सपेरिमेंट किए गए या खोजे गए प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जैसे मौलिक कणों
से किससे बना है, क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। और क्वार्क का चार्ज क्या होता है, प्लस माइनस 1/3 और प्लस माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। However, as quark do not exist in free state, the quantum of charge is still A. तो यानी जो क्वार्क होता है वो फ्री स्टेट में मौजूद नहीं होता, स्वतंत्र अवस्था में मौजूद नहीं होगा, स्वतंत्र रूप में मौजूद नहीं होता है। इसीलिए आवेश की मात्रा को अभी भी हम E मानकर चलते हैं, ना कि क्वार्क। चार्ज इज कंजर्व्ड, और अभी हमने बात करी थी, पिछले लेक्चर में भी बात करी थी, जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वो कंजर्व्ड होता है, राइट। कंजर्व्ड कैसे, अ चार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट शोज दैट in isolated system total charge does not change with time through individual charge may change, that is charge can neither be created nor be destroyed। यानी एक बड़ी संख्या में प्रयोग यह दिखाते हैं कि एक अलग सिस्टम में कुल आवेश समय के साथ बदलता नहीं है, यानी चार्ज नहीं बदलेगा समय के साथ, ऐसा नहीं है समय के साथ चार्ज घटेगा या बढ़ेगा, जैसा है वह स्थिर रहेगा। हालांकि व्यक्तिगत आवेश बदल सकता है, लेकिन जो उसका इंडिविजुअल चार्ज है वो बदल सकता है, और अर्थात आवेश ना तो सृजित किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस उसको आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ की, यानी कूलम्ब्स लॉ क्या होता है उसके ऊपर अभी हम आपसे चर्चा करते हैं। कूलम्ब्स लॉ इज द फंडामेंटल लॉ गवर्निंग इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस। जैसे अभी हमने बात करी गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में या गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है इसको आप समझिए। कोई भी दो वस्तु जिनमें द्रव्यमान होता है वह एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। वहीं अगर हम बात करें कूलम्ब्स की, तो कूलम्ब्स दो आवेशों के बीच में या दो चार्जेस के बीच में, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो या प्लस माइनस दोनों हो, अब डिपेंड करेगा चार्ज कैसे लगेगा। अगर एक समान चार्ज है यानी प्लस प्लस चार्ज है तो वह एक दूसरे को दूर करेंगे, और प्लस माइनस माइनस चार्ज है वो भी एक दूसरे को दूर करेंगे, प्लस माइनस चार्ज है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ इज अ फंडामेंटल लॉ गवर्निंग इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस एट रेस्ट। तो कूलम्ब का जो नियम है वो विश्राम या हम बात करें विश्राम अवस्था में चार्जों के बीच यानी आवेशों के बीच संवाद के नियंत्रित करने का वाला मूल नियम है या मूल सिद्धांत है। थ्रू नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कूलम्ब्स फाउंड दैट फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। तो अब कूलम्ब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और पाया दो आवेशों के बीच जो बल है, जो दो चार्जों के बीच में ये बल, अब ये बल क्या हो सकता है, ये बल आपका आकर्षित बल हो सकता है या गैर आकर्षित बल हो सकता है। अब ये बल किसके समान होता है, यह सीधे अनुपात होता है दोनों चार्जों की मात्रा के रूप में, यानी वेरीज डायरेक्टली एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, यानी प्रत्येक आवेश की मात्रा के रूप में सीधे अनुपात होता है, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। जहां पर Q1 Q2 क्या है, 2 पॉइंट चार्ज है कोई एक दूरी पर रखे हुए है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज हो गया आपका Q1 और ये पॉइंट चार्ज हो गया आपका Q2, इनके बीच की दूरी हो गई R। तो इनके बीच में जो बल लग रहा है उसको हमने F से दिखाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के माध्यम से। तो ये जो बल है वो किसके सीधा अनुपात है, Q1 और Q2 के। सो द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनके बीच की दूरी का, यानी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर हो जाएगा, यानी उसके वर्ग के विपरीत बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो उसके ऊपर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकल जाएगा। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस, तो और किसके ऊपर डिपेंड करता है कि चार्जेस की मीडियम के नेचर के ऊपर, यानी चार्ज की प्रकृति क्या है, आवेशों की प्रकृति क्या है, उनके ऊपर भी जो है डिपेंड करेगा। इज ऑलवेज अलोंग विद द लाइन ज्वाइनिंग, तो आरोप को नहीं, यहाँ पर चार्ज का मतलब है आवेश। मीडियम इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेस, और ये जो चार्जेस को जोड़ने वाली रेखा होती है उसके अनुसार होते हैं। is attractive if charges are likely
और रिपल्सिव इफ अलाइक, या फिर लाइक, सॉरी, अलाइक होंगे तो अट्रैक्टिव होंगे, रिपल्सिव होंगे अगर लाइक होंगे यानी एक समान होंगे। यदि चार्ज समान हो तो आकर्षक होता है, यदि समान ना हो तो, जैसे समान हो तो आकर्षक होगा, यदि समान ना हो तो देखो यहाँ पर, इसमें देखो यहाँ पर गलत दिया हुआ है, यदि चार्ज समान हो तो आकर्षित नहीं होते। इफ चार्जेस आर अनलाइक, अट्रैक्टिव होंगे, अट्रैक्टिव इफ चार्जेस आर अनलाइक, तो यानी अगर प्लस होगा माइनस होगा तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। अगर प्लस प्लस होगा माइनस माइनस होगा, इनके बीच में नो अट्रैक्शन, रिपल्शन होगा, रिपल्सिव होगा। रिपल्शन यानी प्रतिकर्षक होते हैं। यदि समान हो तो प्रतिकर्षक होंगे, अगर असमान हो तो आकर्षक होंगे। असमान सही लिखा है यहाँ पर, असमान होंगे तो आकर्षक होंगे। सो कंबाइनिंग ऑल दीज फोर्सेस ऑफ अ पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, तो इन सारे फोर्सेस को मिला के दो पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 पे, तो क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पर K है, क्या है, हमारा समानुपातिकता का स्थिरांक है, जिसकी मात्रा इकाई पर निर्भर करती है। whose magnitude depend upon the unit in which F equals to Q1 Q2 and R is expressed and properties of medium around the charge, और R व्यक्त किए गए चार्ज के चारों ओर मध्यम से गुणवत्ता पर। अबाउट द कांस्टेंट K, अगर हम बात करें K कांस्टेंट को लेकर, सपोज द चार्ज आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, देन, यदि मान के चलिए जो स्थिरांक K के बारे में, अगर मान लीजिए चार्जों को खुली जगह या निर्वित, इस फ्री स्पेस का मतलब है कि हम बात करें जहां पर कोई किसी भी प्रकार का एयर ना हो, वैक्यूम की बात करें, तो जो K का मान होगा वो 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर जो है मीटर स्क्वायर प्रति कोलम्ब स्क्वायर के बराबर होगा। और K को हम क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट जो आपको दिख रहा है, इसको एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है, और इसको कहा जाता है प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी मुक्त स्थानीय प्रिमिटिविता कहा जाता है फ्री स्पेस की। तो पूरा फॉर्मूला क्या बना, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इक्वल्स टू 9 into 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये F की वैल्यू हो गई। द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम में रिटन एज, तो अगर हम मीडियम की बात करेंगे तो यहाँ E आ जाएगा, E नॉट हट जाएगा, ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो जाएगी, ये मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी। F मैड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये 9 into 10⁻⁹ नहीं होगा, वह फ्री स्पेस की है, तो ये जो है संख्या बदल सकती है। Where E is an absolute permittivity of the medium, तो यहाँ पर E को क्या बोला जाएगा, absolute permittivity यानी अनुमेयता कहा जाता है, माध्यम की परम अनुमेयता कहा जाता है। The force between the same two charges placed in free space or vacuum at a distance R is, दो बराबर चार्जों के बीच के बल को एक खुली जगह या निर्वित में दूरी पर R पर रखे गए हैं, वो क्या होंगे, वैक्यूम के लिए E नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आप इनका रेशियो लें, इन दोनों को डिवाइड करें तो E अपॉन E नॉट आ जाएगा, F वैक्यूम E अपॉन E नॉट, ये हो जाएगा F मीडियम से, ठीक है। तो E अपॉन E नॉट को हम बोलते हैं रिलेटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद रखना, इस रेशियो को क्या बोला जाता है, द रेशियो E अपॉन E नॉट इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, दैट इज ER। तो ER क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी है, तो ER को हम लिखते हैं E अपॉन E नॉट, यानी F वैक्यूम अपॉन F मीडियम। परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक कहा जाता है जिसे ER द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। Using the equation, the relative permittivity can be defined as ER is the ratio of absolute permittivity of medium
टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी इस समीकरण का उपयोग कर सापेक्ष परमाणविकता को परिभाषित किया जा सकता है। कैसे परिभाषित करेंगे कि माध्यम की सापेक्ष परमाणविकता को अनुपात है जो मुक्त अंतरिक्ष की परमाणविकता से होता है, यानी रेशियो है ये। डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ कूलम्ब्स लॉ। तो एक यूनिट चार्ज को आप कैसे बताएंगे कूलम्ब्स लॉ की मदद से। तो मान लीजिए Q1 Q2 दोनों पे चार्ज हो गया एक एक कूलम्ब और दोनों को 1 मीटर की दूरी पर रखा। अब ये चाहे तो रिपल्सिव फोर्स हो सकता है या अट्रैक्टिव फोर्सेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम रखते हैं 9 × 10⁹, तो ऊपर आया 1, नीचे भी आया 1, तो ये हो गया 9 × 10⁹ न्यूटन। यानी अगर एक कूलम्ब चार्ज हो दोनों के ऊपर 1 मीटर रखा हो तो F की जो वैल्यू होगी 9 × 10⁹ न्यूटन के समान होगी। Thus, 1 coulomb is that charge when placed in free space at a distance of 1 meter from an equal and similar charge repelled with a force of 9 × 10⁹ न्यूटन। इस प्रकार एक कूलम्ब वह आवेश होता है जो मुक्त स्थान में एक समान और समान आवेश से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो यह 9.9 × 10⁹ न्यूटन की बल से प्रतिकूलता होता है। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, वर्तमान विद्युत को लेकर, 1 कूलम्ब इज डिफाइंड एज, तो एक कूलम्ब को कैसे डिफाइन करोगे? एज द चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू any cross section of conductor in 1 second by unvarying current of 1 ampere। वर्तमान विद्युत में एक कूलॉम की किसी चालक के किसी एक अनुप्रस्था के माध्यम से 1 सेकंड स्थायी धारा के 1 एम्पेयर द्वारा स्थानांतरित चार्ज के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये हमने इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से एक कूलम्ब चार्ज को परिभाषित किया है। आगे बढ़ते हैं। कूलम्ब इज कन्वीनियंट यूनिट फॉर यूज इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो कूलम्ब को हम वर्तमान विद्युत में उपयोग के लिए सुविधाजनक इकाई के रूप में मानकर चलते हैं और इसीलिए इसको इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बट इट इज वेरी लार्ज ऑर्डिनरी मीट विद एन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो लेकिन यह विद्युत स्थारता या मान्यता मिलने वाला एक बहुत बड़ा चार्ज है। So सब मल्टीपल्स ऑफ कूलम्ब, माइक्रो कूलम्ब, पिको कूलम्ब आर यूज्ड। तो इसीलिए क्या होता है कि जो कूलम्ब है उसके कुछ मल्टीपल जो यूज होता है, जैसे एक माइक्रो कूलम्ब, एक पिको कूलम्ब, क्योंकि कूलम्ब बहुत बड़ा चार्ज होता है। एक चार्ज के ऊपर अगर एक कूलम्ब चार्ज है तो ये बहुत बड़े चार्ज को मानकर चलते हैं। तो इसीलिए हम इसकी सब यूनिट जैसे कि माइक्रो कूलम्ब हो गया, पिको कूलम्ब हो गया, इनको लेकर चलते हैं। माइक्रो मतलब नैनो कूलम्ब भी हो गया, 1 एंगस्ट्रॉम भी हो गया, इनका हम जो मानक है उनको आप याद रखना। वहीं बात करें सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। अब सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज को ईएसयू बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो इट इज नेम्ड एज स्टैटिक कूलम्ब, यानी 1 कूलम्ब को कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁴ स्टैटिक कूलम्ब। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम स्टैटिक कूलम्ब के नाम से भी मानते हैं और उनको इस तरीके से याद रखते हैं। In electromagnetism, CGS system, the unit of charge is called electromagnetic unit of charge, यानी EMU। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें और CGS सिस्टम की बात करें तो वहां पर यूनिट ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के नाम से जो है डिनोट करते हैं, यानी EMU। तो एक कूलम्ब में कितने EMU होते हैं? 1/10 यानी 1/10 EMU ऑफ चार्ज आपको एक कूलम्ब में देखने के लिए मिलेगा। ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर। अब इसकी हम ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं, आपको निकालनी आनी चाहिए। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो F को हम किससे लिखते हैं? न्यूटन से। ये तो पूरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम सिर्फ यही रखेंगे। ये क्या हो जाएगा? कूलम्ब का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया तो कूलम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, क्योंकि ये n नीचे आ जाएगा, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई। अब डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो F का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mL/t-2। ठीक है, याद होना चाहिए। अब 1/ε0। ठीक है, इसका क्या होता है? अब देखो एम्पेयर है I × A × T,
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, कैसे? एम्पेयर इलेक्ट्रिसिटी या क्या होता है अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आई क्या लिखते हैं, क्यू बाई टी। तो करंट को किससे लिखेंगे, एम्पेयर से। टी क्या हो गया, टाइम, और ये क्या हो जाएगा, क्यू। तो ये हो जाएगा आपका ए इंटू टी, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक, और आर यहाँ पर क्या है, अब ये क्या है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस को किस में नापते हैं, एल, एल स्क्वायर। ठीक, अब इसको यहीं रखो और इन सबको नीचे ले आओ, तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा नीचे एल क्यूब एम एल क्यूब टी माइनस टू। अब उसको लिख दो ऊपर, एम माइनस वन एल माइनस थ्री, टी ऊपर जाएगा तो प्लस टी फोर ए स्क्वायर। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक है, और जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो सही ऑप्शंस को आपको टिक करना आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से आप इसकी ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब कुछ बातों को याद रखना है, जैसे कि कुलम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू अ पॉइंट चार्ज ओनली। तो पहला पॉइंट ये रहेगा कि जो कुलम है, कुलम का जो नियम है वह केवल बिंदु आवेश पर लागू किया जा सकता है। कुलम इंटरेक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी अदर चेंज इन द सराउंडिंग्स। तो कुलम के अंतक्रिया के आसपास के किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं किया जा सकता। कुलम लॉज इज एप्लीकेबल टू चार्ज एट रेस्ट, फॉर चार्जेस इन मोशन द इक्वेशन मस्ट बी मॉडिफाइड। तो कुलम्ब के नियम विश्राम स्थिति में चार्जेस यानी आवेशों पर लागू होता है, आवेशों पर लागू होता है, आवेशों पर लागू होता है, और गतिमान आरोप जो आवेशों के लिए समीकरण को संशोधित करना होगा, संशोधित करना होगा। Coulomb's force holds good for every, therefore equal quantities of positive and negative charges can appear disappear। तो कुलम्ब के बल बहुत अच्छी तरह से धारणा करती है, इसीलिए सकारात्मक और नकारात्मक आवेश के समान मात्राएं प्रकट हो सकती है या जा सकती है। Conservation of charges also found to be hold good in all types of reactions, either chemical, nuclear or decay। तो आवेश की संरक्षणा को भी सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं में या तो रासायनिक, नाभिकीय या फिर क्षय में अच्छी तरह से धारण किया जाता है। नो एक्सेप्शंस टू बी रूल हैव एवर फाउंड। तो इस नियम का कोई अपवाद कभी पाया नहीं गया है। तो ये नियम जो है अपवाद से अलग है, राइट। अब कुछ ध्यान देने वाली बात है। Here it is worth noting that in pair production and annihilation, neither mass energy is conserved separately, but mass plus energy is conserved। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि जोड़ी उत्पादन और नाश में ना तो द्रव्यमान और ना ही ऊर्जा अलग अलग संरक्षित होती है, लेकिन द्रव्यमान प्लस ऊर्जा संरक्षित होती है। In pair of production, energy is converted into mass, while annihilation mass is converted into energy। जोड़ी उत्पादन में ऊर्जा के द्रव्यमान में परिवर्तित किया जाता है, जबकि नाश द्रव्यमान की ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मास की। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन पेयर ऑफ प्रोडक्शन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज मस्ट टू कंजर्व मोमेंटम। तो जोड़ी जो होता है उत्पादन में नाभिक की उपस्थिति, यानी हम चार्ज के पेयर्स की बात करें, आवश्यक है ताकि संवेग संरक्षित रह सके। इन एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड साइमल्टेनियसली। तो नाभिक की अनुपस्थिति में ऊर्जा और संवेग दोनों समान रूप से संरक्षित नहीं होंगे। चार्ज इज इनवेरिएंट। तो चार्ज क्या होता है, जो चार्ज है, जो आवेश है, वो अविचल है, आवेश अविचल है। दिस मीन्स दैट चार्ज लाइक फेज इन इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज वट एवर बी इट्स स्पीड। तो यानी इसका अर्थ है कि चार्ज किसी भी फेज में संदर्भ के फ्रेम में स्वतंत्र होता है, और ये एक शरीर से चार्ज उस गति जो भी बदलता नहीं है। This property is worth mentioning in a contrast to charge. Charge density or a mass of a body depend upon its speed and increase within its speed। तो यह संपत्ति उल्लेखनीय है, यह प्रॉपर्टी उल्लेखनीय है, यह प्रकृति इनकी उल्लेखनीय है, क्योंकि चार्ज के विपरीत एक शरीर की चार्ज घनत्व द्रव्यमान उसकी गति पर निर्भर करता है और गति में वृद्धि के साथ बढ़ता है। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। तो यानी अगर आप चार्ज को एक्सेलरेट करोगे तो उसमें से एनर्जी निकलती है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट अ पार्टिकल
चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इन a स्पेस सराउंडिंग इट। तो जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत ने स्थापित किया है कि अवशेषित कणिका जो विश्राम स्थिति में होती है वह केवल आसपास के स्थानों में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, लेकिन जब वह एक्सेलरेट करेगी, लेकिन जब वह अवशेषित कणिका अत्वरित गति में होती है तो यह दोनों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, लेकिन ऊर्जा का विकिरण नहीं करती, लेकिन इसमें से एनर्जी का फ्लो नहीं होता। ठीक, तो बाकी की चीजों को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जो चीजें आपको बताई मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। तो जो चीजें आपको बताई गई हैं उनको अच्छे से आपको समझना है, पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा होने वाला है, तो हर एक कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में समझते हुए चलना है। तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। तब तक के लिए जो चीजें आपको बताई इनका आप अच्छे से निरंतर प्रयास करते रहिए, और आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में आगे के इनके टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।